हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग आज की कक्षा में व्यंजन संधि के नियम को जानेंगे। जो नियम कुछ बस 2 नियम बचे हैं, उसको आज की कक्षा में हम लोग पढ़ करके ख़त्म कर देंगे, ताकि अगली कक्षा जो हो उसमें हम लोग विसर्ग संधि के नियम को जान सकें। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाने का तात्पर्य यही है कि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं और आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और यकीन मानिए, यदि आप एक भी वीडियो मिस किए बिना देखते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभदायक है और परीक्षाओं में आपको बहुत मदद मिलेगा। तो क्लास शुरू करने से पूर्व आप सभी लोग वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से उससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। और लाइक करिए वीडियो को और कमेंट तो ज़रूर करिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारा मूल्यांकन करता है कि हम कैसे आपको पढ़ा रहे हैं और बातें आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए, हम लोग आज जो व्यंजन संधि के कुछ नियम बचे थे उसको आज पढ़ करके इस अध्याय को ख़त्म कर लेते हैं। फिर अगले दिन से नए अध्याय शुरू कर लेंगे और प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे इससे संबंधित एक प्रैक्टिस सेट की वीडियो पोस्ट होगी हमारे चैनल के माध्यम से। उसे भी आप लोग निरंतर देखते रहिएगा। और उस प्रैक्टिस सेट में क्या होगा कि जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन उस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो प्रत्येक सुबह 9 बजे यह वीडियो अपलोड किया जाएगा और आप तक पहुंचाया जाएगा। तो आप सभी लोग उस प्रैक्टिस सेट को भी अवश्य देखें। अब चलिए, हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। इसमें 4 नियमों तक हम लोग जान चुके थे। अब 5वां नियम जानेंगे कि 5वें नियम में क्या कह रहा है। यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए। इस चीज़ को ध्यान से आप देखेंगे। जब वीडियो भी आप देखते हैं तो एकदम मन लगा के, एकदम ध्यान केंद्रित करके इसे देखेंगे, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। कुछ भी जब कोई चीज़ लिखा हुआ जब हम पढ़ते हैं तो उसे बहुत ध्यान से और शांत दिमाग से पढ़ना चाहिए, ताकि उसका अर्थ स्पष्ट होता चले। यहाँ पे कह रहा है, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए। जो 5 वर्ग होते हैं क च ट त प, कह रहा है कि यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को, यानी उसका जो अंतिम वर्ण होता है उसको छोड़ के बाकी के जो शेष वर्ण बचते हैं उसके बाद ह आए, तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। जब कह रहा है कि यदि जो वर्ग होते हैं उन वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ के, जो वर्ग होते हैं उनके अंतिम वर्णों के छोड़ करके यदि शेष वर्णों के बाद ह आता है तो हम क्या करते हैं, तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। तो जो ह होता है वह उसके पूर्व, जो जैसे हम लोग जब संधि पढ़ रहे थे तो उसमें मैं बताया था आपको कि जब 2 पद पास रहते हैं तो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, दोनों से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो इसमें वही चीज़ कह रहा है। अभी हम उदाहरण जब देखेंगे तो बात और स्पष्ट हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। अभी इस परिभाषा को हम लोग पढ़ लें और जान जाएं, फिर हम उदाहरण के माध्यम से और परिभाषा दोनों को एक साथ देखते हुए तब आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है, तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण होता है। अब हम लोग उदाहरण देखेंगे और उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। यहाँ पे दिया है उत्तदन हत। तो हम लोग जो करते आ रहे थे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण,
इन्हीं दोनों को हमको देखना है और इन्हीं दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब इस नियम को हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए। यहाँ पे आप त वर्ग में देखेंगे कि त वर्ग का अंतिम वर्ण छोड़ करके त आया है, शेष जो वर्ण उसमें बचते हैं उसमें से त आया है और इसके बाद ह आया है। तो जब ऐसा होता है तो इसका जो तृतीय वर्ण होता है उसे हम यहाँ पे ला देते हैं। तो त थ द ध, यहाँ पे जब ऐसे हम लोग इसको पहले देख लेंगे, फिर नियम को पढ़ेंगे। नियम में जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा हम करते चले आएंगे। तो जब इतना करने के बाद इसको हम फिर पढ़ेंगे तो कह रहा है तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का, यानी पूर्व वर्ण के, यानी पूर्व वर्ण कौन सा है? त है। पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ वर्ण हो जाता है। तो त का जो चतुर्थ वर्ण होता है त थ द ध, ये चतुर्थ वर्ण है। तो यहाँ से आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो चतुर्थ वर्ण को यहाँ पे ला देंगे तो हो जाएगा उद्धत, उद्धत हो जाएगा। फिर आगे भी कह रहा है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण होता है, यानी कि जो ह के पूर्व वाला वर्ण है वो अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो त का जो तृतीय वर्ण होता है त थ द, यह तृतीय वर्ण है और यह चतुर्थ वर्ण है। एक बार इसको फिर हम लोग समझेंगे कि यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जब इसको हम लोग, इसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। तो जब इन दोनों के मिलने से विकार जो उत्पन्न होगा वह चतुर्थ वर्ण के रूप में होगा और फिर इसके पूर्व का जो तृतीय वर्ण आता है उसको भी हम यहाँ पे ला देंगे। तो त वर्ग का तृतीय वर्ण जो होगा वह कौन सा होगा? त थ द, तो द को भी हम यहाँ पे ला देंगे। इसी प्रकार हम अगले उदाहरण को समझेंगे कि जब पूर्व वर्ण में उस किसी भी वर्ग का जो अंतिम वर्ण को छोड़ के शेष वर्ण आया रहता है तो उस वर्ण का चतुर्थ वर्ण, यानी इसका चतुर्थ वर्ण ध हो जाएगा और फिर इसी के पूर्व का हम तृतीय वर्ण को भी यहाँ पे ला देंगे। तो जब तृतीय वर्ण को लाएंगे तो द हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा उद्धार, यहाँ पे उद्धार हो जाएगा। इसी प्रकार आप भी जब ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछते हैं तो इसी प्रकार से आप भी इसको करेंगे तो बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे दिया है वाक धन हरि, यहाँ पे देखिए क आ गया और इसके बाद ह आया है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे नियम कह रहा है वैसे ही हम करेंगे। नियम जो कह रहा था उस इसके पूर्व यदि ह के पूर्व यदि किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण छोड़ करके शेष वर्ण आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? इस वर्ग का चतुर्थ वर्ण यहाँ पे आ जाता है और फिर इसी का तृतीय वर्ण भी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा वाघरी, यहाँ पे हो जाएगा वाघरी, यानी क का जो चतुर्थ वर्ण होता है वह घ होता है और उसका जो तृतीय वर्ण होता है वह ग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाघरी। इसी प्रकार से आप सारे जब ऐसे परीक्षाओं में उदाहरण पूछे जाएं तो इसी प्रकार से आप करेंगे। फिर हम अगले नियम पे आते हैं जो इसका आखिरी नियम है। इसमें क्या कह रहा है? ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। ह्रस्व स्वर आप जानते हैं क्या होता है? ह्रस्व जिसको हम छोटा स्वर बोलते हैं और दीर्घ को बड़ा कहते हैं। तो ह्रस्व में जब वर्णमाला
का क्लास चल रहा था तो उसमें सारे वीडियोज़ हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके हिंदी व्याकरण वाले फाइल को ओपन करके देखेंगे तो उसमें ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। यहाँ पे देखेंगे उदाहरण में दिया है परिधन छेद, तो र पे इन्हीं दो वर्डों को हम लेते हैं, पहले के अंतिम वर्ण को और दूसरे पद के प्रथम वर्ण को। तो इन दोनों में से जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है, इस पे आप देखेंगे कि ह्रस्व है। यह ह्रस्व स्वर है परि, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है छ। तो कह रहा था ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ह्रस्व स्वर के बाद छ है, यहाँ पे ह्रस्व स्वर के बाद छ है। तो जब ऐसी परिस्थिति हो तो इसके पूर्व छ जुड़ जाता है, तो यह जब मिलाएंगे तो हो जाएगा परिच्छेद। जब इसको हम मिलाएंगे तो हो जाएगा परिच्छेद। इसको एक बार और समझेंगे हम लोग कि ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। यानी यहाँ पे जो उदाहरण दिया है परिधन छेद, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को हम लेते हैं, तो इसमें परि लिखा है तो र पे छोटी की मात्रा है, यहाँ ई इसका अंतिम वर्ण जो है वह ह्रस्व स्वर है। यह ह्रस्व स्वर है और ह्रस्व स्वर के बाद छ आया है, जैसा कि इस नियम में कह रहा है। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तो उसके पूर्व हम लोग च जोड़ देते हैं। तो जब इसमें च जोड़ देंगे तो हो जाएगा परिच्छेद। अब फिर ये ह्रस्व के लिए कह रहा था, अब यह दीर्घ के लिए कह रहा है कि दीर्घ स्वर के बाद छ होने पर यह विकल्प से होता है। यानी यहाँ पे दो कंडीशन है, दीर्घ के लिए भी है और ह्रस्व के लिए भी है। अब इसको हम उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे लिखा है सालाधन छादन, तो इसका आ और ये प्लस छ। तो जब इसमें भी ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो कि यहाँ पे दीर्घ स्वर आए, आ जो है ये क्या है, यह दीर्घ स्वर है और इसके बाद छ आए तो यह विकल्प से होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सालाच्छादन, यहाँ पे हो जाएगा सालाच्छादन। इसी प्रकार से आप सारे नियम को याद कर लेंगे और वीडियो एक भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आप एक एक कंटेंट को अच्छे से देखेंगे नहीं तब तक ये सारे नियम आपको समझ में नहीं आएंगे। वीडियो छोटी छोटी है, आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम समय में आप वीडियो को देख लेंगे और इस नियम को समझ भी लेंगे। तो आप सारी वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक अवश्य देख लीजिएगा। जितनी भी वीडियो व्यंजन संधि की बनी हैं उसको आप देख लीजिएगा। फिर हम लोग कल की कक्षा में विसर्ग संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। फिर हम लोग कल की कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।